जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर एक ऐसी खौफनाक वेलकम टू माय चैनल खौफ की आवाज़। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल खौफ की आवाज़। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश व आबाद होंगे। अल्लाह पाक हम सबको शैतानी मखलूक़ात के शर से महफूज रखें, आमीन सुम आमीन। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल का बटन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको किसी की ज़िंदगी पर गुजरी एक सच्ची और खौफनाक दास्तान सुनाने वाला हूं। तो अगर आप लोग रेडी हैं तो अपने रूम्स की लाइट ऑफ कर दें और अंधेरे और खामोशी में इस खौफनाक कहानी को एंजॉय करें। बात तकरीबन 15 साल पुरानी है। हम्माद नामी लड़का जो कि चकवाल के एक गांव का रिहायशी था, काम के सिलसिले में शहर आ पहुंचा था। गांव में काम ढूंढने की लाखों कोशिशों के बाद भी उसको कोई मुनासिब काम नहीं मिल सका था जिससे वो अपने घर वालों को पाल सकता। वालिद का इंतकाल छोटी उम्र में ही हो गया था। शुरू में तो वालदा ने काम कर कर पढ़ा लिखा दिया, मगर अब उनकी हिम्मत भी जवाब दे गई थी। तभी हम्माद ने शहर में आकर काम करने का फ़ैसला किया था। उसकी माँ ने उसको रोका था कि अनजान शहर में कैसे रहोगे, कहाँ से गुजारा करोगे, मगर हम्माद ने तहिया कर लिया था कि वो शहर जाकर ही काम करेगा। जिस वक्त वो गांव से शहर आया, वक्त रात का था। बस ने जिस जगह उतारा वो रास्ता बिल्कुल अंधेरे और खामोशी में डूबा हुआ था। हम्माद परेशान हो गया कि सुनसान जगह से अब वो कहाँ जाए। पहले तो दिल में ख्याल आया कि शायद आकर गलती कर दी है, मगर फिर अपने आप को समझाया कि चलो जो होगा अल्लाह पाक मालिक होंगे। वो उस सुनसान रास्ते पर पैदल चले जा रहा था। अंधेरा काफ़ी था, लाइट भी नहीं थी, बस चांद की मध्यम सी रोशनी रास्ते को हल्का हल्का जाहिर कर रही थी। चलते चलते वो काफ़ी आगे आ गया था। अंधेरा काफ़ी था, उसको रास्ता देखने में भी दुश्वारी हो रही थी। उसको समझ नहीं आ रही थी कि वो किस तरफ बढ़ रहा है। कुछ आगे गया होगा कि हम्माद का पैर किसी बड़े पत्थर से टकराया और वो वहीं गिर गया। उसके घुटने और टांग पर चोट लग गई थी। उसने हिम्मत की और अपने जेब से मोबाइल निकालकर टॉर्च ऑन करके मारी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कोई पत्थर नहीं बल्कि एक कब्र की स्लेब थी और वो कब्र पे गिरा हुआ था। वो जल्दी से वहाँ से उठा, अपने कपड़े झाड़े और आगे पीछे देखने लगा तो मालूम हुआ कि वो एक छोटा सा कब्रिस्तान था जहाँ कोई 40-50 कब्रें मौजूद थीं। वो डरी हुई हालत में वहाँ से निकलने लगा कि उसको अपने पीछे से किसी औरत की आवाज़ आई, कहाँ जा रहे हो बेटा, बात सुनो। उस अचानक आती आवाज़ से हम्माद की चीख निकल आई। वो बिना पीछे देखे मज़ीद तेज़ी से भागने लगा। उसको फिर से आवाज़ आई, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। हम्माद वहीं रुक गया। उसका जिस्म थर थर काँप रहा था। उसने घबराई हुई हालत में पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई थी और वो उसको देख रही थी। वो हम्माद से बोली, कौन हो तुम, यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? तुम्हें आज से पहले नहीं देखा यहाँ पर, क्या तुम नए हो? हम्माद को राहत महसूस हुई। उसने बताया कि जी, मैं अभी ही गांव से शहर आया हूँ काम के सिलसिले में, मगर रास्ता समझ नहीं आ रहा था, तभी परेशान था। उस औरत ने कहा, परेशान मत हो, यहाँ से कुछ दूर मेरा घर है, वहाँ चल के रह लो। हम्माद ने कहा कि किराया कितना होगा? तो उस औरत ने कहा, किराए की फ़िक्र मत करो, जब तक चाहो रह लो। मैं बूढ़ी औरत अपने शौहर के साथ उस घर में रहती हूँ। एक कमरा खाली है हमारे घर में, तुम वहाँ रह सकते हो। अब चलो, मेरे शौहर अकेले हैं। हम्माद को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसकी परेशानी इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि किसी भी अनजान जगह पर सबसे पहले रहने की परेशानी लाहिक होती है, जो कि हम्माद को अब मिल चुकी थी। कब्रिस्तान से निकलकर कुछ फासले पर वो उस औरत के साथ एक मकान के बाहर पहुंचा। उस मकान की हालत खासी खस्ता मालूम हो रही थी। आगे पीछे बड़ी बड़ी झाड़ियाँ और दरख्त थे। घर की बाहरी हालत देखकर लगता था जैसे किसी ने सालों से कोई काम नहीं करवाया हो। उस औरत ने बढ़कर दरवाजे की कुंडी खोली और हम्माद को अंदर आने का इशारा किया। हम्माद भी घर में दाखिल हो गया। सामने एक छोटा सा सहन मौजूद था, जिसकी एक तरफ एक छोटा सा किचन बना हुआ था और दूसरी तरफ एक छोटा सा कमरा बना हुआ था जिसमें एक बुज़ुर्ग शख्स लेटे हुए थे। पूरे घर में एक अजीब सी ठंडक थी। जबकि मौसम जून जुलाई का था, गर्मी नाकाबिले बर्दाश्त थी, मगर घर के अंदर का माहौल तो अलग ही दास्तान सुना रहा था। ठंडक के एहसास ने हम्माद को हैरानी में डाला हुआ था। सहन के बिल्कुल बीचों बीच एक पीपल का दरख्त था जिसे देखकर हम्माद को अजीब सी वहशत हो रही थी। उस बूढ़ी औरत ने कहा,
चलो ऊपर। और ये कहते हुए वो हम्माद को सहन के कोने में मौजूद सीढ़ियों की तरफ ले जाने लगी, जो कि दूसरी मंजिल पर जा रही थी। ऊपर आकर देखा तो सामने एक कमरा मौजूद था और साथ ही एक बाथरूम बना हुआ था। उस बूढ़ी औरत ने कहा, जाओ ये कमरा है, देख लो, फिर नीचे आ जाओ, मैं खाना दे देती हूँ। हम्माद ने कहा, नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, अभी तो बहुत थका हुआ हूँ, आराम करूँगा, भूख नहीं लगी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझसे पूछा। उस औरत ने सर को हिलाया और हम्माद को देखते हुए नीचे चली गई। हम्माद ने अपना बैग खोला, कपड़े निकाले और नहाने चला गया। नहाने के बाद उसको बहुत सुकून महसूस हुआ। उसने महसूस किया था कि ऊपर वाली मंजिल में ठंडक का एहसास नहीं है जो कि नीचे वाली मंजिल में था। उसने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। कमरे में 2 खिड़कियां मौजूद थीं। एक तो सीढ़ियों की तरफ खुलती थी, जो कि उसने बंद कर दी थी, और दूसरी खिड़की घर की बाहरी तरफ मौजूद कब्रिस्तान की तरफ खुलती थी। हम्माद ने जैसे ही कब्रिस्तान को देखा, खौफ ज़्यादा सा हो गया और वह खिड़की भी बंद कर दी। थकावट इतनी ज़्यादा थी कि लेटते ही नींद आ गई और वो बेसुध हो गया। सुबह उसकी आंख कमरे के दरवाजे पर होती दस्तक से खुल गई। उसने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने वही बूढ़ी औरत हाथों में नाश्ते की ट्रे लिए हुई खड़ी थी। उसने हम्माद को कहा, नाश्ता कर लो, फिर आ जाना नीचे। हम्माद ने नाश्ता किया और नीचे आ गया। नीचे सहन में एक तख्त पड़ा था जिस पे वो बुजुर्ग शख्स लेटे हुए थे, जिनको हम्माद ने कल रात कमरे में लेटे हुए देखा था। उन्होंने हम्माद को उठकर देखा तो कहा, आ जाओ बेटा, यहाँ बैठ जाओ। ये बताओ, नींद अच्छे से आ गई थी? हम्माद ने कहा, जी जी, नींद आ गई थी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरी मदद की। तो वो दोनों मियाँ बीवी कहने लगे, कोई बात नहीं, इसमें शुक्रिया कैसा। हम्माद ने कहा, अब मैं काम ढूंढने के लिए निकल रहा हूँ, दुआ कीजिएगा मुझे कोई अच्छा काम मिल जाए। दोनों ने हम्माद को देखा और कहा, दुआ करेंगे। कुछ दिन गुजरने के बाद हम्माद को एक कंपनी में मुलाजमत मिल गई। तनख्वाह भी अच्छी थी। वो बहुत खुश था कि अब जो भी परेशानियाँ थीं वो ख़त्म हो जाएंगी। एक दिन वो रात के वक़्त घर में बोर हो रहा था कि उसने सोचा कि ज़रा बाहर का चक्कर लगाकर आ जाता हूँ। वो जैसे ही नीचे उतरा तो सामने तख्त पर बैठे मियाँ बीवी ने उससे सवाल किया कि कहाँ जा रहे हो। हम्माद ने कहा, मैं ज़रा बाहर चक्कर मार कर आता हूँ, कुछ सामान लेना था। तो वो बूढ़े शख्स बोले, अभी इस वक्त घर से बाहर नहीं जाने दूंगा, ये वक्त ठीक नहीं है। इस वक्त तो मैं बिल्कुल भी हरगिज़ इजाज़त नहीं दूंगा कि तुम बाहर जाओ। जाओ, ऊपर चले जाओ। हम्माद गुस्से में ऊपर आ गया कि ये क्या मुसीबत है, मैं क्या अब बाहर भी नहीं जा सकता हूँ? अभी बस रात के 8 ही तो बजे हैं। मगर वो मजबूर था तो चुप हो गया और अपने कमरे में खिड़की पर खड़ा हो गया। उसने खिड़की से देखा तो बाहर एक शख्स खड़ा हुआ गौर से उसी की तरफ देख रहा था। हम्माद ने जैसे ही उसको देखा तो वो मुसलसल फटी फटी आंखों से हम्माद को देख रहा था। हम्माद ने उसी वक्त खिड़की बंद कर दी और बेड पर लेट गया। सुबह उठा तो काम पर चला गया। आज उसको नीचे कोई भी नज़र नहीं आया था, कमरा भी बंद था। उसको लगा शायद दोनों मियाँ बीवी सो रहे हैं, तभी आज बाहर नहीं आए। शाम को जब वो काम से वापस आया तो वही कल रात वाला आदमी कब्रिस्तान के गेट पर खड़ा उसको घूर रहा था। हम्माद को उसे देखकर अजीब सी वहशत हो रही थी कि ये आदमी कल भी उसको देख रहा था और आज भी। हम्माद ने अपने कदम तेज़ किए और घर में दाखिल हो गया। सामने दोनों मियाँ बीवी तख्त पर बैठे उसी को देख रहे थे। आंटी बोली, आ गए, चलो खाना खा लो। हम्माद ने कहा, नहीं नहीं, आज खाना तो बाहर ही था, आपका शुक्रिया। अच्छा, आप लोग आज देर से उठे थे क्या? सुबह जब मैं काम पर जा रहा था तो आप लोगों को नहीं देखा। उन दोनों मियाँ बीवी ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर कहने लगे, हम तो यहीं थे, तुम्हारी शायद नज़र नहीं पड़ी होगी। हम्माद को बड़ी हैरानी हुई कि जब ये दोनों सुबह यहाँ पर नहीं थे तो झूठ क्यों बोल रहे हैं। इसके बाद वो ऊपर आ गया। रात के पता नहीं कौन से पहर में उसको यूँ महसूस हुआ जैसे कोई उसके सर पर हाथ फेर रहा है। वो अचानक डर के उठ गया और कहने लगा, कौन है यहाँ, कौन है कमरे में? तो कमरे के बाहर से एक अजीब सी नुस्वानी हंसी की आवाज़ आने लग गई, जिसको सुनकर हम्माद के होश उड़ गए। हम्माद ने आवाज़ दी, कौन है बाहर? मगर कोई जवाब नहीं आया। वो हंसी की आवाज़ भी बंद हो गई। कमरे के दरवाजे के नीचे से किसी का साया साफ साफ दिखाई दे रहा था, जैसे कोई बाहर खड़ा हुआ है। हम्माद ने फिर से आवाज़ दी, मगर फिर भी कोई जवाब नहीं आया। हम्माद ने खिड़की खोलकर बाहर सीढ़ियों की तरफ नज़र मारी तो वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। हम्माद घबरा गया कि अगर बाहर कोई नहीं खड़ा हुआ तो वो साया किसका दिखाई दे रहा था। इसी कश्मकश में सुबह हो गई और सुबह वो काम पर चला गया। शाम को वो काम से ही अपने दोस्तों के साथ ही घूमने चला गया और वापस आते आते देर हो गई। जैसे ही घर का दरवाज़ा खोला तो सामने ही उन दोनों मियाँ बीवी को बैठा हुआ पाया।
जो गुस्से में हम्माद को देख रहे थे और बोले, मना किया था ना रात के वक्त बाहर रहने से, यहाँ चोरी चकारी होती रहती है, मगर तुम नहीं मानते। हम्माद ने सॉरी की और उनके पास बैठ गया। उनसे पूछा कि आप लोग इतना डरते क्यों हैं, अभी ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ। तो वो बोले, तुम्हें नहीं पता, यहाँ डाकू और चोर आते रहते हैं और कब किसको अपना शिकार बना लेते हैं पता नहीं चलता। हम्माद ने कहा, अच्छा चले ठीक है, मैं आइंदा एहतियात करूँगा, आज के लिए माजरत। अच्छा ये बताएं, ये इलाका इतना सुनसान क्यों है, यहाँ किसी की रिहाइश भी नहीं है। तो वो बूढ़ी औरत बोली, यहाँ कोई भी नहीं रहता, बस हम ही हैं यहाँ पर, ये इलाका शुरू से ही वीरान है। थोड़ी देर बातें करने के बाद वो वापस कमरे में आ गया। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो एक काले रंग का बड़ा सा बिल्ला उसके ऊपर झपटा और उसको ज़ख्मी कर दिया। हम्माद इस हमले से बेखबर था, तभी गिर गया। वो काला बिल्ला हम्माद को देखकर हुर्रा रहा था। हम्माद को उससे अजीब सा खौफ आ रहा था। हम्माद ने जल्दी से कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। अगले दिन हम्माद को काम से वापसी के वक़्त एक लड़की मिल गई जो घर के करीब ही खड़ी थी। हम्माद को देखकर बोली, सुने, आप कैसे हैं? हम्माद ने कहा, आप कौन? मैं आपको नहीं जानता। तो वो लड़की बोली, मगर मैं आपको जानती हूँ, मेरा नाम शमा है। आप जब से इस घर में आए हैं मैंने आपको देखा है, कि आप मुझसे दोस्ती करेंगे? हम्माद ने कहा, मैं अभी आपसे मिला हूँ, आप ये बताएं कि आपका घर कहाँ है? तो वो बोली, मैं यहीं पास में रहती हूँ। उन लोगों ने ज़रा सी बातें की और फिर अपने अपने घर की तरफ चल पड़े। रात के वक़्त हम्माद को गाने बजाने की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। हम्माद उठ गया कि ये क्या माजरा है, रात के 1 बजे ये कैसी आवाज़ें हैं। उसने बाहर आकर नीचे सहन में झांका तो बहुत सारी औरतें ढोल बजा रही थीं और एक लड़की दुल्हन की तरह सजी सवरी तख्त पर बैठी हुई थी। हम्माद को अजीब सी हैरानी हुई कि इस वक्त ये सब क्या हो रहा है, ये किसकी शादी है। कि इतने में ही उस बूढ़े शख्स ने उसको आवाज़ दी और कहा, नीचे आ जाओ बेटा, ये बच्ची हमारी बेटियों की तरह है, तभी हमने कहा था कि इसकी रुखसती हमारे घर से होगी। ये लो खाना खाओ। खाना तो वाकई बहुत ज़्यादा लजीज और गर्म था। हम्माद ने खाना खा लिया और वापस कमरे के अंदर आने लगा तो उसको यूँ महसूस हुआ जैसे कोई बिल्कुल उसके साथ साथ ऊपर आया है और उसके कंधे पर हाथ रखा है। हम्माद ने फ़ौरन ही पीछे मुड़कर देखा, मगर वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। हम्माद ने जहन को तब्दील किया और भाग के कमरे में आ गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। ढोल बजने की आवाज़ें थोड़ी देर बाद बंद हो गईं। अगले दिन काम से आते वक्त वो लड़की शमा, जो उसको एक दिन पहले भी मिली थी, फिर से मिली और उसको कहा कि क्या आप मुझे रात के वक्त मिल सकते हैं, मुझे आपसे कोई बात करनी है। हम्माद ने कहा, आप अभी बोलें, मगर वो बोली, अभी नहीं, आप मुझसे रात के वक्त यहीं मिलें। हम्माद उस वक्त घर आ गया। उसको बड़ा तजस्सुस था कि शमा ने उसको इस वक्त रात में क्यों बुलाया है। रात को उसने उन दोनों मियाँ बीवी से कहा कि मुझे खाना नहीं खाना, मैं बस सोऊंगा, और वो उनके सोने का इंतज़ार करने लगा। रात को उसने झांक कर नीचे की तरफ देखा तो सहन खाली था। वो चुपके से नीचे उतरा और मेन गेट खोलकर बाहर निकल गया। ज़रा आगे बढ़ा तो उसको शमा खड़ी हुई नज़र आई। आज वो बेहद हसीन लग रही थी। वो उसके पास गया और कहने लगा, अब बोलो, क्यों बुलाया है? तो शमा बोली, चलो पार्क में चलकर बैठते हैं। और ये कहते हुए वो उसको कब्रिस्तान में ले जाने लगी। वो घबरा कर रुक गया कि कहाँ जा रही हो? तो वो बोली कि कब्रिस्तान क्रॉस करके एक छोटा सा पार्क है, वहाँ चलो। वो दोनों पार्क में पहुँचे। शमा ने उसको कहा कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। हम्माद ये सुनकर खुश हो गया क्योंकि उसको भी कहीं ना कहीं शमा पसंद थी। वो काफ़ी देर तक वहीं बातें करते रहे। टाइम देखा तो रात के 2 बज रहे थे। हम्माद ने कहा, ओहो, वक्त बहुत हो गया है, अगर आंटी अंकल को पता चल गया ना कि मैं बाहर हूँ तो मेरी शामत आ जाएगी। वो दोनों वहाँ से उठे और अपने अपने रास्ते हो लिए। हम्माद बहुत खामोशी से घर में दाखिल हुआ और ऊपर की तरफ जाने लगा कि उसको किचन से आवाज़ आई, मना किया था ना तुम्हें रात के वक्त बाहर जाने से, मगर तुम बाज नहीं आते हो। अब चलो खाना खा लो, सामने तख्त पर पड़ा है तुम्हारा खाना। हम्माद ने अपनी गलती का एहसास करते हुए खाना खाया और ट्रे उठाकर किचन में आने लगा और कहने लगा, सॉरी आंटी, प्लीज़ आज माफ़ कर दें, आज के बाद से नहीं होगा। खाना बहुत बेहतरीन बना है। मगर ये अल्फाज उसके मुंह में ही कहीं दब गए जब उसने देखा कि किचन में तो कोई भी मौजूद नहीं है। उसने फ़ौरन कमरे में नज़र मारी तो दोनों मियाँ बीवी वहाँ सो रहे थे। वो डरी हुई हालत में ऊपर की तरफ भागने लगा कि उसको महसूस हुआ कि किचन के अंदर से किसी के हंसने की आवाज़ आ रही है। वो तेज़ी से कमरे में आया और कमरा अंदर से लॉक कर दिया।
पूरी रात उसने डरी सहमी हालत में गुजारी। सुबह हुई तो उसने कमरा खोला, देखा तो नीचे दोनों मियाँ बीवी तख्त पर बैठे हुए थे। वो नीचे आया और कहने लगा, आंटी कल रात, मगर उसी लम्हे वो खामोश हो गया कि अगर इनको पता चल गया कि मैं कल पूरी रात बाहर था तो मुसीबत हो जाएगी। आंटी ने बोला, कल रात क्या हुआ कल रात? तो उसने कहा, नहीं नहीं कुछ भी नहीं आंटी, कुछ नहीं। ये कहकर वो बाहर निकल गया। रात को उसका दिल घबरा रहा था तो वो चुपके से पार्क चला गया। वहाँ काफ़ी देर गुजारने के बाद जब वो वापस घर आ रहा था तो कब्रिस्तान क्रॉस करते वक्त उसका पाँव किसी चीज़ से टकराया और वो गिर पड़ा। अभी वो उठ ही रहा था कि पीछे से किसी आदमी ने आकर उसको पकड़ लिया। वो घबराकर चीख पड़ा कि कौन है? तो वो आदमी बोला, बेटा मैं यहाँ का गोरकन हूँ, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो बोला, मैं बस वो पार्क तक गया था। और ये कहकर वो जाने लगा। तो उस गोरकन ने उसको आवाज़ दी, बेटा सुनो, एक बात बताओ, तुम्हें ये जुनेद साहब का घर किसने दिया? उनकी तो कोई औलाद नहीं है। तो फिर हम्माद ने कहा, क्या मतलब किसने दिया? जुनेद साहब ने और उनकी वाइफ ने खुद दिया है। वो गोरकन गौर से हम्माद को देखने लगा और फिर कहने लगा, बेटा मजाक उतना ही करना चाहिए जितना बर्दाश्त हो जाए और अच्छा भी लगे। हम्माद बोला, क्या मतलब है आपका? मजाक किसने किया है? मैंने सच ही कहा है। गोरकन ने उसका हाथ पकड़ा और करीब ही कब्र पर ले जाकर उस पर रोशनी डाली और कहा, बेटा ये कब्र जुनेद साहब की है और इसके साथ जो कब्र है ना वो उनकी बेगम की है। अब बताओ कि जुनेद साहब कैसे तुम्हें वो घर दे सकते हैं? वो दोनों मियाँ बीवी तो 5 साल पहले ही मर चुके हैं। उनके घर में डाकू घुस गए थे और उसी चोरी चकारी में उन लोगों ने उन दोनों मियाँ बीवी को कत्ल कर दिया था। हम्माद ने जैसे ही ये सुना उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, दिमाग चकराने लग गया था, पूरा वजूद कांपने लग गया। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि 3 महीनों से वो जिनके साथ रह रहा है वो ज़िंदा ही नहीं है, तो फिर वो कौन है? उसको उसी लम्हे जुनेद साहब की ये बात भी याद आ गई कि बाहर मत जाना, रात के वक्त डाकू होते हैं यहाँ पर। वो खौफ के मारे साकित सा हो गया था। वो फ़ौरन वहाँ से सीधा भागता हुआ घर आया तो देखा कि घर में कोई भी मौजूद नहीं है। सामने वाले कमरे में बिल्कुल अंधेरा है। वो जल्दी से भागकर कमरे में गया और अंदर से कमरा लॉक कर दिया। वो जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाना चाहता था। तभी वो अभी अपना सामान बांध ही रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उसकी दिल की धड़कन मानो बंद ही होने वाली थी। उसने खिड़की से झांक कर देखा तो शमा खड़ी हुई थी। उसने हम्माद को कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। उसने फ़ौरन जाकर दरवाज़ा खोलना चाहा मगर रुक गया। उसकी दिलो दिमाग में एक ही सवाल था कि शमा घर में कैसे दाखिल हुई। उसने खिड़की से उससे पूछा कि तुम कैसे अंदर आई और तुम्हें कैसे पता कि मैं आज यहाँ से जा रहा हूँ? कौन हो तुम? कौन हो बताओ? वो हंसने लग गई और कहने लगी कि मैं एक जिन हूँ और मैं अपने पूरे ख़ानदान के साथ इसी घर के सहन में मौजूद पीपल के दरख्त पर रहती हूँ। अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो। तुमने मुझसे शादी का वादा किया है। हम्माद के औसान ख़ता हो रहे थे, उसकी हालत ख़राब हो रही थी। बाहर से नुस्वानी हंसी की आवाज़ आना शुरू हो गई और साथ ही साथ दरवाज़ा बजना भी शुरू हो गया। बाहर से जुनेद साहब की भी आवाज़ आई, आओ नीचे खाना खा लो। हम्माद ने डरते डरते कलमा पढ़ना शुरू कर दिया और कहने लगा, या अल्लाह मेरी मदद फरमा, ये मैं कहाँ फंस गया हूँ रूहों और जिनों में, मेरी मदद फरमा परवरदिगार। हम्माद को मौत अपने सामने ही दिखाई दे रही थी। वो दरवाजे पर ही बैठा रहा और मुसलसल कलमा पढ़ता रहा। पूरी रात दरवाज़ा बजने और हंसी की आवाज़ें आती रहीं। जैसे ही फजर हुई तो हर तरफ खामोशी सी छा गई, सारी आवाज़ें बंद हो गईं। हम्माद ने उठकर खिड़की में देखा तो बाहर कोई भी मौजूद नहीं था। उसने फ़ौरन अपना बैग उठाया और भागता हुआ घर से बाहर निकल गया और तब तक भागता रहा जब तक वो घर उसकी नज़रों से ओझल नहीं हो गया। उस वाक़ये के कुछ सालों बाद हम्माद अपनी फैमिली के साथ उसी इलाके से गुजरा और उसकी नज़र उस घर पर पड़ी जो आज तक वैसे ही वीरान हालत में खड़ा था, मगर उस पे खौफ व हिरास का पहाड़ तब टूटा जब उसकी नज़र उस घर के उस कमरे की खिड़की पर पड़ी जिसमें वो रहता था। वहाँ जुनेद साहब और उनकी बीवी खड़े हुए उसी को देख रहे थे। उसने कार की स्पीड तेज़ की और वहाँ से निकल गया और फिर वो उस इलाके में कभी भी नहीं गया और ना ही वहाँ से गुजरा।